हेलो एवरीवन। थर्मोडायनामिक्स में हमने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, प्रोसेस, पैरामीटर्स इन सब की बात कर ली थी। पिछले लेक्चर में हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में चीज़ें समझी। अभी हम बात कर रहे हैं वर्क और हीट के बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। तो देखो, वर्क को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर, पहले वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, जिससे हम पीवी वर्क कह देते हैं, मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन में जो वर्क हो रहा है उसको उसको हम पीवी वर्क बोलते हैं। एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ठीक है। अच्छा, नॉन पीवी वर्क भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करूँ, ये क्या है? नॉन पीवी, जहाँ पे कंप्रेशन, एक्सपेंशन नहीं हो, प्रेशर, वॉल्यूम जैसी चीज़ें नहीं आ रही हों, तो वहाँ पे कैसा वर्क होगा? नॉन पीवी वर्क होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक वर्क। बात समझ में आई? ठीक है। ने वर्क को दो कैटेगरी में बांटा। और वर्क है क्या अपने आप में? मैंने बताया था कि जब भी दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं तो उन दो बॉडी में क्या होगा? कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगा। अगर वो एनर्जी एक्सचेंज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है तो क्या होगा? वो हीट होगी। अगर वो दुनिया के बच्चे कुछ किसी भी रीजन की वजह से हो रहा है तो क्या होगा? वो वर्क होगा। ठीक है। वर्क की डेफिनेशन क्लियर है। और दो तरीके के वर्क हैं, एक तो पीवी वर्क की बात करते हैं हम, एक नॉन पीवी वर्क की बात करते हैं। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट बात करें, अगर जो IUPAC कन्वेंशन है केमिस्ट्री में वर्क का, वो डिफाइन है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के रेस्पेक्ट में। क्या मतलब है? मतलब देखो, ये अगर सिस्टम है, ठीक, अगर सिस्टम काम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ सिस्टम ने काम किया है, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम अगर है, क्या होगा? अगर सिस्टम काम कर रहा है, इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी। ठीक है। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी, तो वर्क डन बाय सिस्टम। तो IUPAC कन्वेंशन क्या कहता है कि केमिस्ट्री में हमें चाहिए जो पॉजिटिव साइन होगा वो होगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाए। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के रेस्पेक्ट में है यहाँ सारी बातें। और अगर नेगेटिव साइन में बोल रहा हूँ, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। अच्छा बताओ, वर्क डन बाय सिस्टम क्या है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हुई, मतलब साइन क्या आने वाला है? नेगेटिव। और यहीं पे ही मैं बात करूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक। इसका मतलब क्या? सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है। तो सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तो मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में पॉजिटिविटी, मतलब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू। ठीक है। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इसको क्या साइन यूज करेंगे यहाँ पे हम? पॉजिटिव। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, यहाँ तक साइन कन्वेंशन समझ में आया हमें IUPAC के अकॉर्डिंग। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्क। कैलकुलेशन ऑफ वर्क। साइन की बात कर ली, वर्क क्या है, कितने टाइप हैं, सब बात कर ली। अभी कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखो, हम कहते हैं कि वर्क जब इन्वॉल्व है, कब इन्वॉल्व है? जब जो एक्सटर्नल फोर्स है, सॉरी, उसकी वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब वर्क इन्वॉल्व है। मतलब जब मैं कैलकुलेट करूँ वर्क को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, W/PV इक्वल टू माइनस ऑफ F एक्सटर्नल इंटू डिस्टेंस थ्रू
which piston moves। बात समझ में आई? ठीक है। पीवी वर्क क्या है? एफ एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक तरीके से हमने लिखा है यहाँ पे, जो हम नॉर्मल टर्म में बात करते हैं। ठीक है। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डब्ल्यू पी वी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल अगर मैं इसको डिवाइड करके लिखूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आइडिया लग गया होगा कि अगर मैं एरिया से डिवाइड कर रहा हूँ तो मतलब मैं प्रेशर तक पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे करके। ठीक है। और मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ही मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम सारी चीज़ें ही। ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या, ये नीचे है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, ये नीचे लिखा है मैंने एफ एक्सटर्नल, मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया है, और ये ऊपर वाली टर्म वापस आ जाएगी, मतलब डिस्टेंस थ्रू विच पिस्टन मूव्स, वो भी मल्टीप्लाई में ऊपर ही है। समझ में आया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है बस। ठीक है। आप देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, क्या निकल के आया, अगर एफ एक्सटर्नल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो क्या लिख सकते हैं इसको, पी एक्सटर्नल लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस थ्रू विच पिस्टन मूव्स, वो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, मैंने लिख दिया उसको डीवी। ठीक है। अगर ये चेंज ज़्यादा बड़ा है, अगर ये लार्ज चेंज है, अगर ये चेंज बड़ा है तो कुछ लिमिट लगा के इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ V1 से V2 गए हम, और P एक्सटर्नल dV। बात समझ में आई? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं अलग अलग केस की। केस 1 अगर मैं लेके चलूँ, इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल, कब होगा एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल, याद आ रहा है कुछ? किस में बात की थी हमने, रिवर्सिबल प्रोसेस में। इफ़ P एक्सटर्नल इज वेरिएबल, P एक्सटर्नल वेरिएबल है तो मतलब P एक्सटर्नल किसके बराबर था, याद आ रहा है कुछ इस तरीके से, P गैस प्लस माइनस dP में लिख दूँ, एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों के केस में मैंने लिख दिया प्लस माइनस की टर्म में। ठीक है, समझ सकते हैं इस बात को। अगर P एक्सटर्नल वेरी कर रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, देखो सीधा सीधा सा माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं ऐसे डायरेक्ट। और एक बात ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या स्पेसिफाई किया है फॉर्मूले में, P एक्सटर्नल dB लिखा है मैंने। ठीक है। और P एक्सटर्नल में और P गैस में क्या रिलेशन है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। dP और dP क्या है, टेंस टू ज़ीरो है, बहुत कम वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कि W ऑफ PB इक्वल टू माइनस ऑफ V1 से V2 P गैस dV। बात समझ में आई? ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिख सकते हैं हम, ये ओनली कैन बी रिटन इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल। यहाँ पे ये कब लिखा जा सकता है, सिर्फ ओनली कैन बी रिटन इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल। बात समझ में आई? ठीक है, समझ पा रहे हैं हम ये सारी चीज़ें। प्रोसेस क्या है अगर रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था, मैंने बताया था, विच कैन बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट। बात समझ में आ रही है कि अगर मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो मैंने
क्या किया, मतलब एक एक पार्टिकल को, एक एक सेंट पार्टिकल को अगर मैं हटाता जा रहा हूँ, हटाता जा रहा हूँ, हटाता जा रहा हूँ, तो मेरे को अगर रिवर्स करना हो उस प्रोसेस को, किसी भी पॉइंट पे मैं उसे रिवर्स कर सकता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, अगर जो पार्टिकल हटाया था वापस से अगर एक पार्टिकल उसके ऊपर रख दिया, तो प्रोसेस क्या करेगा, उसी पाथ को फॉलो करके और रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर ली। रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला आ चुका है वर्क का। जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस की वर्क कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इररिवर्सिबल के लिए। केस 2, बात हो रही है इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या बताया था मैंने कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी मैंने बोली थी उस टाइम भी। अगर एक्सटर्नल प्रोसेस कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला, अभी वर्क का फॉर्मूला सॉरी, जो हम लिखते हैं माइनस ऑफ V1 से V2 P एक्सटर्नल dV। तो ये अगर कांस्टेंट है वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, तो W ऑफ PV में क्या लिख दूँ यहाँ से, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल V1 से V2 dV लिख दिया। समझ आ गया? ठीक है, तो क्या आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो माइनस ऑफ P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। दोनों फार्मूला समझ में आ गया हमें। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें वर्क लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और रिवर्सिबल के लिए वर्क लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अगर रिवर्सिबल है तो जो P एक्सटर्नल है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, P गैस के, तो हमने रिप्लेस कर दिया उसको P गैस के साथ में अगर रिवर्सिबल है तो। और लेकिन इरिवर्सिबल में क्या है, P एक्सटर्नल कांस्टेंट है। बस ये बात तुम्हें याद रखनी है और तुम सीधा फार्मूला लिख दोगे दोनों के केस में। बात समझ में आई दोनों केस की? ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करते हैं, हमने जो साइन कन्वेंशन लिए थे उनका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन में कैसा साइन आने वाला है, ठीक है, देखते हैं समझते हैं चीज़ों को। एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा V2 ग्रेटर देन V1, मतलब dV क्या आने वाला है, पॉजिटिव। और फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी लिख लूँ मैं, माइनस ऑफ PdV लिखूँगा मैं, ठीक, P एक्सटर्नल लिख दूँ, P गैस लिख दूँ, माइनस ऑफ PdV कुछ लिखूँगा मैं। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव है ही, प्रेशर कुछ ना कुछ होगा ही, तो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आ गई, नेगेटिव निकल के आ गई। मतलब W ऑफ PV क्या निकल के आया है, नेगेटिव निकल के आया है। इसका मतलब क्या है, जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन हो रहा है उसमें काम कौन कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। बात समझ में आई, वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो साइन क्या निकल के आया है, नेगेटिव। इस तरीके से मैं कंप्रेशन की अगर बात कर लूँ, बताओ कंप्रेशन की बात करूँ अगर मैं, तो क्या लिखूँ कंप्रेशन, V2 कम है बजाय V1 के। ठीक है, मतलब W ऑफ PV क्या है, पॉजिटिव है भाई अपना। क्यों, dV क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव साइन ही आ गए तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मतलब कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो फील भी करो इस चीज़ को। अगर मैं किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहा हूँ तो कंप्रेस कर रहा हूँ मतलब मैं सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ मतलब मैं उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा हूँ। उसकी इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है, समझ पा रहे हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो क्या है, वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव साइन हमने यूज किया है। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ a substance
फ्रॉम, एक्सपेंशन की बात हो रही है और कितने से कितने तक वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने, 3 मीटर क्यूब से वॉल्यूम बढ़ा दिया है 5 मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट का जरूर ध्यान रखना है, मीटर क्यूब में बात चल रही है। अच्छा, केस लेके चल रहे हैं। फर्स्ट केस क्या है, हम बोल रहे हैं अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, प्रेशर दिया हुआ है तुम्हें कितना, 10⁵ पास्कल। बताओ, एक एक करके केस डील कर लेते हैं, साथ साथ में सॉल्व करते चलते हैं। कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है, उसके अगेंस्ट में तुमने एक्सपेंशन किया है, तो क्या बताया था, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा। फिर अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो क्या हो गया, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो पी एक्सटर्नल बाहर आ चुका है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। बात क्लियर हुई सबको, एक्सप्रेशन समझ आ गया सबको, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो क्या हो गया, -10⁵, क्या आ गया ये, 5-3। ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आई है, अगर जूल में लिखना चाहूँ तो मैं -2 × 10⁵ जूल। सबको क्लियर है, बहुत आसान तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं सेकंड केस लेके चलूँ, यहाँ पे अगर मैं सेकंड केस लेके चलूँ, देखो केस 2 की अगर बात की जाए यहीं पर, केस 2 क्या है, अगेंस्ट वेरिएबल प्रेशर। क्या वेरिएबल प्रेशर है, 10+5V पास्कल। ये कुछ वेरिएबल प्रेशर है, मतलब प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही W/PV = माइनस, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई, वॉल्यूम एक्सपेंशन V1 से V2, 3 to 5 गए, PdV PdV लिख दिया सीधा, क्या हो जाएगा अभी, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं सीधा, क्या एक्सप्रेशन आया अपना, जो पीवी वर्क है, -3 to 5 10+5V, PdV लिखा है। ठीक है, इंटीग्रेशन किया, क्या निकल के आ गया, 10V + 5V² 2, लिमिट कहाँ से कहाँ, 3 to 5। बात क्लियर है, मतलब -50 प्लस वैल्यू रखता जाऊँ मैं अगर, 125/2 माइनस क्या आ गई वैल्यू, 30 -45/2। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो वैल्यू क्या निकल के आ रही होगी, ऐड कर दो सीधा सीधा सा, 50 - 30 20, और 20 प्लस ये कितना आ गया, 40, मतलब ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, -60 जूल। बात क्लियर हुई, ये वर्क से रिलेटेड जो भी हमने कैलकुलेशन पर्पज़ से बात हो सकती थी हमने की है। ठीक है, अभी देखो, अब अगर मैं बात करूं हीट एक्सचेंज के बारे में, तो हीट एक्सचेंज के बारे में अगर बात की जाए, अभी देखो, हीट मैंने तुम्हें क्या बताया था, हीट क्या है, हीट है एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हीट की बात कर रहे हैं अभी, तो ये थोड़ा हीट की बात की जा रही है अगर, देखो अगर मैं हीट की बात करूं, हीट क्या है,
एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब बात आ रही है साइन की, किसके अकॉर्डिंग? आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग साइन की, तो क्या बात है, मैंने क्या बताया, आईयूपीएसी ने जो केमिस्ट्री में साइन डिसाइड किए हैं वो किसके अकॉर्डिंग, किसके रेस्पेक्ट में किए? इंटरनल एनर्जी के। अच्छा बताओ, सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी है, मान लिया U1 है, ठीक है, वही सेम तरीका जो हमने वर्क के लिए यूज़ किया था। हमें चाहिए सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो साइन आएगा पॉजिटिव, अगर घट रही है तो आएगा नेगेटिव। मैंने कुछ हीट दी Q, तो हीट सप्लाई करी तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम क्या हो गई? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। बात समझ में आई? वहीं अगर इसमें से कुछ Q1 विड्रॉ कर ली मैंने, तो क्या कर रही है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कम कर रही है, तो मतलब हीट, क्या लिखूँ मैं? रिलीज्ड बाय, अगर लिखूँ सिस्टम, तो साइन क्या आ जाएगा निकल के? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम क्या होगी? नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है? क्यों इंटरनल एनर्जी कम हो रही है? चीज़ें क्लियर हैं? ना तो सब कुछ समझ में आया है? ठीक। अब देखो, जब भी अपने को हीट की कैलकुलेशन करनी होती है तो हम करते हैं हीट कैपेसिटी के हिसाब से। अब हीट कैपेसिटी कई तरह की होती है, कई डिफरेंट टाइप होते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इस तरीके से। तो उन सब के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो कॉन्टिन्यूएशन में है सारी चीज़ें। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है बेसिकली। देखो, जैसे जिससे हम हीट को मेजर कर रहे हैं, क्या है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट क्या है हमने बात कर ली, साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हीट की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। हीट कैसे मेजर कर रहे हैं? हीट कैपेसिटी की हेल्प से। अब हीट कैपेसिटी क्या है, देखो समझने की कोशिश करो। मैं लिख रहा हूँ, मान लिया कि ये कोई सिस्टम है, कोई सब्सटेंस है, कुछ भी है, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस है, ये किसी T1 टेम्परेचर पे है, और मैंने क्या किया, इसको कुछ हीट सप्लाई करी, जिससे क्या हो गया, इसका टेम्परेचर हो जाए अगर T1 + 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी क्या है? ही हीट कैपेसिटी है, मतलब इट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। मतलब जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से अगर ये बढ़ा दे, वही क्या है? हीट कैपेसिटी है। मतलब मैं लिख सकता हूँ C = Q/dt, या फिर Q = C/dt, क्योंकि dt क्या है? 1 है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या T1 + 1 है, ये T1 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है? T1 है, ये T1 + 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं नीचे वाली टर्म को डिफाइन कर दूँ 1, तो C क्या है? हीट ही हो जाएगी। और हीट कैपेसिटी क्या है? ये हीट कैपेसिटी है हमारी। बात समझ में आई? इट इज़, वापस रिवाइज कर रहा हूँ मैं, इट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये इस हीट रिक्वायर्ड की अमाउंट के ही बराबर है। ये कितनी चाहिए? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। अगर मैं टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाऊँ, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर नीचे वाली वैल्यू 1 है तो C किसके बराबर है? Q के बराबर है। बात समझ में आई? ठीक है। और हीट कैपेसिटी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। मतलब डिवाइड कर दूँ मैं अगर सिस्टम को, तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में वीडियो डिस्कस की हुई है, इसका सेकंड पार्ट है इस लेक्चर सीरीज़ का, वहाँ पे मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की हुई है।
ठीक है। अब देखो दो तरह की हीट कैपेसिटी अपन पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब क्या है। अब देखो यहाँ और भी लिमिटेशन बढ़ चुकी है। क्या, ये जो सब्सटेंस है ये अगर 1 ग्राम का है और ये T1 टेम्परेचर पे है, तो मैं इसका टेम्परेचर अगर T1 + 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहूँ इस 1 ग्राम का, तो मेरे को जितनी हीट चाहिए वही क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसको डिनोट करते हैं S से। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, क्या एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा इसका, Q = MS/dt। मैंने क्या बोला, इट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आई। T1 से T1 + 1 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचना है मेरे को 1 ग्राम के लिए, तो वही क्या है, उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है वही क्या, हीट कैपेसिटी। यहाँ भी रख के देख लो कि M अगर मैं 1 ग्राम रख दूँ और dt अगर मैं 1 रख दूँ, तो S किसके बराबर निकल के आ रही है, Q के बराबर निकल के आ रही है। बात समझ में आई। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है अगर बेसिक के साथ जाओगे तो। अगर मैं बात करूँ यहीं पे ही मोलर हीट कैपेसिटी की, समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा यहीं से ही। मोलर हीट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ, मोलर हीट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ, क्या होगी ये मोलर हीट कैपेसिटी, समझ में आ रहा है। जैसे अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, ठीक है, इसको CM से डिनोट करते हैं। अब देखो ये क्या है, अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस ले लूँ, ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो मेरे को इसका टेम्परेचर बढ़ाना है T1 + 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रही है। तो मेरे को जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ Q = NCM/dt। बात समझ में आई बहुत आराम से, कि अगर N 1 मोल है और dt 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो CM किसके बराबर है, Q के बराबर है। ठीक है, यहाँ हमने हीट कैपेसिटी के बारे में बात करी, हीट कैपेसिटी को समझा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। ठीक है, वर्क को समझा हमने, वर्क की कैलकुलेशन देखी, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और हमने एक एग्जांपल भी समझा। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू।